अध्याय 8 द्रव्य की प्रकृति, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हम इस अध्याय में द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण को समझेंगे। हम यह जानते हैं हमारे वैदिक ग्रंथों के द्वारा कि इस प्रकृति में उपस्थित अनंत अणुओं को प्रेरित करके इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। ईश्वर की प्रेरणा से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यह जो द्रव्य की प्रकृति है, यह भी ईश्वर की प्रेरणा से ही रहती है। कोई तत्व है, कोई यौगिक है, कोई मिश्रण बन गया है। इसमें इन सभी प्रक्रियाओं में ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर का बल रहता है। आगे देखेंगे हम अध्याय में। क्या हमने कभी सोचा है कि आसपास का संसार किन पदार्थों से बना हुआ है? हमारे आसपास देखिए, पानी की बोतल है, ये पेन है, ये घड़ी है, ये बोर्ड है। ये सब किस प्रकार से बना है, यह इस बारे में विचार करिए। ये सभी द्रव्य के उदाहरण हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं? द्रव नहीं, ये द्रव नहीं है। ये क्या है? ये है द्रव्य। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द्रव्य की। ये सभी द्रव्य के उदाहरण हैं जिनके विषय में हमने पहले की कक्षाओं में सीखा है। आपने यह भी सीखा है कि ये सभी वस्तुएं किससे बनी होती है? सूक्ष्म कणों से, जिसको हम उन्हें क्या बोलते हैं? घटक कण। ये हमने देखा था पिछले अध्याय में। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो केवल एक ही पदार्थ से बनी होती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जो एक ही पदार्थ से नहीं बनी हुई हो, अपितु ये दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बनती है। अब हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थ मिलकर मिश्रण कैसे बनाते हैं। जैसे कि साधारण भाषा में बोला जाए कि अब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से कुछ बनी हुई वस्तु, सबसे हमारे दिमाग में सबसे सरल आता है पदार्थ नींबू पानी। ठीक है, उसके अंदर नींबू का रस है, पानी है और शक्कर घोली गई है। तो वह तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? मिश्रण बना रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है। हमने पोहे को देखा है और अंकुरित सलाद को भी देखा है। उस पोहे को तैयार करने में और अंकुरित सलाद को तैयार करने में हम क्या करते हैं? अनेक सामग्रियों का यूज करते हैं। उसमें हम अनेक सामग्री, अनेक खाद्य पदार्थ डालते हैं, तो वह सब मिलकर क्या बन गए हैं? मिश्रित हो गए हैं। और क्या बन गए हैं? मिश्रण बन गए हैं। जैसे कि जल में घुली हुई चीनी भी एक मिश्रण है, तथा इसी प्रकार से सूप और शिकंजी भी क्या है? मिश्रण है। पोहे का उदाहरण दिया है यहाँ पे सबसे सरल हमारे लिए। पोहे में पोहा है, दाने डले हैं, हरी मिर्च डली है, कोई प्याज भी डाल रहा है, कोई आलू भी डाल रहा है। तो पोहे का निर्माण कैसे हुआ है, पोहा कैसे बना है? उसमें अलग अलग सामग्रियों को हमने डाला है, तो मिल के सब मिलकर पोहा बना है। तो पोहा भी एक मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रित किया जाता है और जहां प्रत्येक पदार्थ अपने गुणधर्मों को बनाए रखता है, तब वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन वहां पे सभी पदार्थ जो होते हैं उसमें जो मिले हुए हैं वे सभी अपने गुणधर्म को शो करें, अपने कैरेक्टर्स को बताएं, तो ऐसे नवनिर्मित पदार्थ को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। जो विशिष्ट पदार्थ मिश्रण बनाते हैं वे मिश्रण के क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। जैसे कि पोहा में मूंगफली का दाना हो गया, ये घटक। हरी मिर्च डली है, हरी मिर्च घटक। प्याज डला है तो प्याज घटक। हरा धनिया डला है तो हरा धनिया भी उसका एक घटक हो गया। मिश्रण के घटक परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ मिश्रणों में उनके घटक
जैसे अंकुरित सलाद में मूंग, चना, प्याज और टमाटर सरलता से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, ये यहाँ जो पोहे और अंकुरित सलाद का उदाहरण दिया है, दोनों में ही जो मिश्रण के घटक हैं वह हमें दिखाई देंगे, उन्हें हम हमारी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण जहाँ पर विभिन्न घटकों को हम प्रायः हमारी आंखों से देख सकते हैं, हमारी नग्न आंखों से देख सकते हैं, वे कैसे मिश्रण कहलाते हैं? वे विषम रूप कहलाते हैं। ये ऐसे मिश्रण विषम रूप कहलाते हैं क्योंकि इसमें ऐसा मिश्रण बना है जिसमें हम उसके हर एक घटक को क्लियरली देख पा रहे हैं। अब कुछ विषम रूपी मिश्रणों के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे कि पानी के अंदर रेत को डाल के मिश्रण तैयार करना, हमें उसमें पानी भी दिख रहा है और रेत भी दिख रही है। पानी में तेल को मिला देना, ठीक है। पानी में जब हम तेल डालेंगे तो जो मिश्रण बनेगा वह मिश्रण कैसा बनेगा? वह बनेगा विषम रूपी। विषम रूपी क्योंकि अभी हमारे पास ये जो मिश्रण है इसमें हम पानी और तेल दोनों को ही हमारी नग्न आंखों से देख पाएंगे, इसीलिए इसे विषम रूपी मिश्रण बोला गया है। दूसरी ओर कुछ मिश्रणों में ऐसे घटक होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी पृथक पृथक रूप में नहीं देखा जा सकता, जैसे कि जल में घुली हुई चीनी। यदि हम चीनी को जल में घोलते हैं तो और जो मिश्रण तैयार होता है तो उसमें हम जब चीनी एक बार उसमें घुल गई तो फिर हम चीनी के दाने और जल को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। इस मिश्रण के घटक जो चीनी और जल है उनको हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो ये इस प्रकार के मिश्रण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समरूप मिश्रण। इनकी प्रकृति कैसी होती है? समरूप होती है। आगे देखेंगे हम हमारे घरों में साधारणतः जो बर्तन यूज करते हैं वह किसके बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ आपको यह बताएं कि स्टेनलेस स्टील भी जो है वह एक मिश्रण होता है, वह भी एक मिश्रण है। और वो मिश्रण किस प्रकार का है? वह धातुओं का मिश्रण है। तो अब मिश्रण धातु का भी हो सकता है और अधातु का भी हो सकता है। यहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील में मिश्रण धातुओं का होता है। इसमें कौन कौन सी धातु यूज होती है? लोहा, निकल और क्रोमियम। इसमें कौन कौन सी धातु यूज होती है स्टेनलेस स्टील को बनाने में? लोहा, निकल, क्रोमियम और थोड़ी मात्रा में इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है। यह सब उचित और आवश्यक मात्रा में मिला के एक मिश्र धातु का निर्माण होता है जिसे हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और जो हमारे घर के सामान्यतः हम घरों में उन बर्तनों को यूज करते हैं। ये इतनी एकरूपता से मिश्रित होते हैं कि पूरा मिश्रण सर्वत्र एक जैसा दिखाई देता है और कोई भी इनके पदार्थों को अलग अलग नहीं कर सकता है या अलग अलग देख नहीं सकता है। इन मिश्रणों को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। ये जो स्टेनलेस स्टील तैयार हुआ है इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। क्योंकि यह दो या उससे अधिक धातुओं से मिलके बना है, इसे बोलेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु के कुछ अन्य उदाहरण होते हैं जैसे कि पीतल और कांसा। पीतल भी एक मिश्र धातु है और कांसा भी एक मिश्र धातु है। अब पीतल किससे मिलके बनेगा? पीतल बनता है तांबे और जस्ते से मिलके। ठीक है, तांबा मतलब कि कॉपर और जस्ता मतलब जिंक। जो पीतल होता है वो तांबे और जस्ते से मिलके बनता है। और कांसा एक और मिश्र धातु होती है कांसा, वह बनता है तांबे और टीन से मिलके। किससे मिलके बनेगा? तांबा और टीन का जब सुनिश्चित अनुपात मिलाया जाएगा तब कांसा बनता है। यह सब मिश्र धातु के उदाहरण है। दो या दो से अधिक धातुएं जब मिली तो मिश्र धातु का निर्माण हुआ। मिश्रण का प्रकार हुआ यह।
स्टेनलेस स्टील जो हम यूज करते हैं घर में, वह भी एक मिश्र धातु है। आगे देखेंगे हम हमारी वैज्ञानिक परंपरा। मिश्र लोह दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को दिए जाने वाला नाम था, जिसके गुणधर्म इसके घटक धातुओं के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रस रत्न समुच्चय, रस जलनिधि आदि औषधि प्रयोजनों के लिए मिश्र धातु के उपयोग का उल्लेख करते हैं। हमारे प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ है जो यहाँ वर्णित है, इसमें मिश्र धातुओं का उल्लेख हमको मिलता है। और वो मिश्र धातु का उल्लेख कैसे मिलता है, किस रूप में कर रहे हैं यहाँ पे? औषधीय प्रयोजनों के रूप में, औषधि के रूप में कर रहे हैं। मतलब इतने प्राचीन समय में भी हमारे जो विद्वान हुए उन्हें मिश्र धातु के बारे में पता था। उदाहरण के लिए कांसा तांबा और टीन को मिला के बनता है। अभी हमने देखा कांसा किससे बनेगा? तांबा और टीन को मिला के बनेगा, जिसका उपयोग पाचन को सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तांबे कांसे का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? तांबे को सुधारने के लिए और प्रतिरक्षा वर्धन के लिए किया जाता है। हम हमारी सामान्य दैनिक जीवन में देखते हैं कि कांसे की ग्लास में पानी रख के सुबह पीते हैं, या उसकी बोतलें चल रही है आजकल जिसमें हम पानी रख के उसको फिर पीते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उपयोग उल्लेख है कि इसका उपयोग पाचन को सुधारने और प्रतिरक्षा वर्धन के लिए किया जाता था। अब यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि वह कांसा कितना प्योर बना हुआ है, उसमें इन दो के अलावा कुछ और एक और धातु कुछ नई तो नहीं मिला दी है। आगे देखेंगे क्या वायु एक मिश्रण है। हम पुरानी कक्षा में, आप कक्षा 6 में यह पढ़ चुके हैं प्रकृति की अमूल्य संपदा में कि वायु और उसके संगठन क्या होते हैं। यह आप कक्षा 6 में देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि क्या वायु एक मिश्रण है, और है तो ये किस प्रकार का मिश्रण है। वायु मुख्यतः किससे, वायु में किस क्या क्या मुख्यतः होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प किस रूप में होते हैं? एक सम रूप में होते हैं। ये सभी वायु में मिले हुए हैं, इनको हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? समरूपी। यह अब एक मिश्रण है जो कि कहलाता है समरूपी मिश्रण। अधिकांश जीवों के जीवित रहने के लिए इन गैसों में से ऑक्सीजन आवश्यक होती है। यह दहन में भी सहायक होती है। वायु का लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, जो दहन में सहायक नहीं है। वायु में जलवाष्प होती है। जब गर्म वायु किसी ठंडी सतह को छूती है तो वायु में विद्यमान जलवाष्प द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। जब गर्म वायु किसी ठंडी सतह को छूती है तो वायु में विद्यमान जल वाष्प द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है एवं सतह पर छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। ठीक है, ये हमने प्रयोग में भी देखा कि जब वायु में कोई जलवाष्प अगर है तो वह द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है और सतह पर छोटी छोटी बूंदें बन जाती। जैसे किसी पात्र में अगर जल लिया हुआ है और हम इसे गर्म कर रहे हैं और इसे हमने ढक दिया है, तो यह जलवाष्प यहाँ इस पात्र पे आके रुकेगी और यह ठंडी होके क्या बन जाएगी? पानी की बूंदें बन जाएगी यहाँ पर। अब हमने एक प्रयोग किया था जिसमें हमने यह पता लगाया था कि क्या हमारी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम छोड़ रहे हैं हवा हमारे नाक से, तो क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है? हमने वह एक प्रयोग किया था पिछले अध्याय में। तो वायु में अब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण भी उस प्रयोग की सहायता से हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या बताया है इसमें आगे? एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें बोला है कि कांच के एक गिलास को जल से आधा भर लिया। ठीक है, फिर क्या किया उसमें? उसमें थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड को डाला है।
कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही जल के ग्लास में हमने जल ले रखा है, अब हमने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, तो अब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो एक अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड को हमने डाला है जल में, जो अब कन्वर्ट हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अब क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यही यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है चूने का पानी। कैल्शियम, अब अपने को उस ग्लास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया है। अब क्या करना है, जो ग्लास है उसमें जो जल है उसको हम थोड़ा मिक्स करते रहें तो हमें परफेक्ट चूने का पानी मिल जाएगा। अब इसके अंदर चूने के पानी को हम छान लेते हैं। अब एक रंगहीन विलयन मिल गया है, वो भी चूने का पानी है। अब इसे हम पेट्री डिश में रख देते हैं, ग्लास में है अभी, लेकिन हम इसे पेट्री डिश ऐसी उथली ओपन डिश होती है उसमें हम उस चूने के पानी को रख रख देंगे, भर देंगे, छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए। हम क्या देखेंगे थोड़े टाइम के बाद कि वह चूने का पानी कैसा हो जाता है। अब यह चूने का पानी दूधिया हो गया है। जो हमने चूने का पानी हमने चूने का पानी जो भी प्रयोग के द्वारा तैयार किया था कि जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको छान के हमने एक पेट्री डिश में ले लिया। ये पेट्री डिश है, यह उथली होती है, ओपन रहती है, ताकि यह जो जल है ज्यादा से ज्यादा वायु के संपर्क में आए। अब हम थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे, चूने का पानी कैसा हो गया है, यह दूधिया हो गया है। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, हमने पुरानी कक्षाओं में भी यह प्रैक्टिकल किया था कि जब हम फूंक मारते हैं चूने के पानी पे तभी भी वह दूधिया हो जाता है, मतलब कि हमारी जो हमने हवा छोड़ी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे भी रखे हुए चूने का पानी दूधिया हो गया, ये पेट्री डिश खुली हुई है, तो यह इसका वायु का संपर्क इसमें हुआ, तो वायु में जो CO2 है उसने इस चूने के पानी में मिली और उसने क्या कर दिया, इसको दूधिया बना दिया। इसका कलर अब परिवर्तित होके दूधिया हो गया है। और अंततः दूधिया जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड से मिली तो क्या बन गया, अब वहां पे बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड पेट्री डिश में रखे हुए चूने के पानी मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिला तो बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के कारण वह हमें दूधिया रंग का दिखाई देता है। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या सिद्ध किया कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ये अभी जो बात करी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उस पेट्री डिश में, अब इसमें वायु की कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिल गई तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल भी बनेगा। यह कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रंग का होगा, दूधिया। क्या आपने कभी किसी अंधकारमय कक्ष में एक सूक्ष्म छिद्र से प्रवेश करती हुई सूर्य की किरणों में देखा है? अगर कोई कमरा, जैसे मान लीजिए सूर्योदय का समय है, हमारा कमरा बंद है, खिड़कियां भी बंद है, तो उस समय हम ये नोटिस करते हैं कि खिड़कियों की छोटे छिद्र में से या दरार में से सूर्य की पतली किरण हमको, प्रकाश पुंज हमको अंदर आते हुए दिखता है। अगर कमरे में पर्याप्त जैसे लाइट नहीं ऑन है, अंधेरा है, एकदम कम प्रकाश है, तो हमें उसे उस प्रकाश पुंज में, उस सूर्य की किरण में बहुत से छोटे कण दिखाई देते हैं। तो अब हम इसे भी एक प्रैक्टिकल के द्वारा, एक प्रयोग के द्वारा करके देखेंगे। एक काला पेपर लेंगे, काला कागज लेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उस पर किसी प्रकार का कोई कचरा धूल नहीं लगी हुई हो। अब उस काले पेपर को हम क्या करेंगे, इस तरह से हम उसे
खिड़की पे लगा देंगे और हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, या हम इस साफ काले पेपर को किसी बाहर खुली जगह में भी रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, हमें उस काले पेपर पे, उस काले कागज के ऊपर छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, या हम एक आवर्धित लेंस से देखेंगे तो हमें और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा कण नजर आएंगे। इससे हमें क्या पता चला कि वायु में धूल के कण उपस्थित रहते हैं, लेकिन यह जो धूल के कण है ये वायु का अंग नहीं है। ये वायु जो समांगी या समरूपी मिश्रण है, ये धूल के कण उसका अंग नहीं होता है। यह धूल की कण को हम प्रदूषण मानते हैं। वायु में धूल के कणों की प्रकृति और संख्या समय समय पर और अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। तो अब इस प्रैक्टिकल में हमने देखा कि वायु में धूल के कण उपस्थित हैं, जो कि वायु के अभिन्न अंग नहीं है, वह एक प्रदूषक कहलाते हैं। और यह धूल के कणों की प्रकृति, कैसे धूल के कण है, साइज कितना बड़ा है और कितने पर्टिकुलर एरिया में, किसी निश्चित स्थान पर वह धूल के कण कितने कितने रहेंगे, यह सब अलग अलग स्थानों पर निर्भर करता है। वायु में विद्यमान कणीय पदार्थ जैसे धूल और कालिख एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें प्रमुख प्रदूषक हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कुछ गैसें हैं, मुख्य कारण तो मनुष्य है। ईश्वर ने हमें इतनी स्वच्छ सृष्टि दी है, लेकिन हम उसे दिन प्रतिदिन प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो क्या बोला जाएगा कि मुख्य कारण तो मनुष्य है जो प्रदूषित कर रहा है। जो ये गैसें वातावरण में जाके मिल रही हैं, जो कि हानिकारक है, वह मनुष्य ही किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा इन गैसों को उत्पन्न कर रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एक साधन है जिसका उपयोग वायु की गुणवत्ता की व्याख्या करने हेतु किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, यह एक पैरामीटर बनाया गया है कि किसी स्थान की वायु में इस नंबर तक प्रदूषण, कितना प्रदूषण है, यह इसके द्वारा शो किया जाता है। आगे देखेंगे मिश्रण के प्रकार। हमने यह जाना कि मिश्रण किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक घटकों को मिलकर मिश्रण बनता है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण शब्द का उपयोग दो या दो से अधिक घटकों को मिश्रित करने की ओर होता है। मिश्रण के घटक स्वयं मिश्रण हो सकते हैं, जैसे पोहा और अंकुरित सलाद, अथवा ये शुद्ध पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे जल में घुले हुए चीनी या साधारण नमक। यद्यपि विज्ञान के संदर्भ में मिश्रण के सभी घटक मात्र शुद्ध पदार्थ ही होने चाहिए। वर्तमान विज्ञान के हिसाब से सभी घटक शुद्ध, मिश्रण के अंदर उसके जो घटक होंगे वो कैसे होने चाहिए, वे शुद्ध पदार्थ ही होने चाहिए। घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मिश्रणों का अध्ययन हम दी हुई तालिका में करते हैं। हमने शुरुआत में अभी पढ़ा, मिश्रणों के दो रूप देखे, समरूप और विषम रूप। समरूपी मिश्रण कैसे होंगे, जिसमें मिश्रण अगर तैयार हो गया है तो उसके अंदर जो उसके घटक हैं वह हम नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। वह घटक उस मिश्रण में पूरी समरूपता से फैल जाएंगे, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे। अब विषम रूपी दूसरा टाइप होता है विषम रूपी। यह ऐसे मिश्रण होंगे जिसके घटक हमें नग्न आंखों से दिखाई देंगे, जैसे कि पानी में तेल का
मिलना। यह मिश्रण तैयार किया तो हमें इस मिश्रण में घटक कौन से हैं? पानी और तेल। हम हमारी नग्न आंखों से इस मिश्रण में हमें पानी भी दिखाई देगा और हमें तेल भी दिखाई देगा। कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि गैस और गैस। गैस में गैस मिली जैसे कि हमारी वायु, क्योंकि वायु के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो यह वायु किस प्रकार के घटक से बनी है? गैस और गैस। और ये किस प्रकार का मिश्रण बना? समरूप। क्योंकि हम इसमें नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन ये यहाँ पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन है वायु में, इस प्रकार से हम नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इसे समरूपी मिश्रण बोला गया है। अगला है गैस और द्रव। यहाँ पे गैस और द्रव को मिलाया गया है, जैसे कि वातित जल, सोडा जल या जल में घुली हुई ऑक्सीजन। यह भी एक प्रकार का समरूपी मिश्रण होगा, क्योंकि इसमें भी हम घटकों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अगला दिया हुआ है ठोस और गैस। वायु में कार्बन के कण, यह एक प्रकार का विषम रूप है। द्रव और द्रव, जल में एसिटिक एसिड का मिलना, और दूसरा उदाहरण दिया है इसमें तेल और जल का मिलना। तो जल में एसिटिक एसिड मतलब सिरका, तो यह तो समरूपी है, इसका जो मिश्रण बन रहा है यह समरूपी बन रहा है, लेकिन तेल और जल विषम रूप है। ठोस और द्रव, द्रव क्या हो गया? जल, और ठोस क्या हो गया? रेत। ये किस प्रकार का उदाहरण है? यह विषम रूप का उदाहरण है, क्योंकि इस मिश्रण में हम रेत और पानी दोनों ही घटकों को हमारी नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठोस और ठोस, जैसे कि मिश्र धातु। मिश्र धातु किस प्रकार का है? समरूप है ये। इसमें हम, जैसे हमने स्टेनलेस स्टील बनाया, उसमें हमने क्रोमियम डाला, टीन डाला, तो हमें क्रोमियम और टीन अलग अलग स्टेनलेस स्टील में नहीं दिखाई देगा। आगे देखेंगे, पिछली कक्षाओं में हमने पृथक्करण के बारे में पढ़ा है। पृथक्करण का उपयोग क्यों करते हैं हम? अगर हमको किसी मिश्रण से उसके घटक को अलग अलग करना है तो हम पृथक्करण का उपयोग करते हैं, जिसके लिए अलग अलग विधियां रहती है। पृथक्करण वांछित घटक को प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है दैनिक जीवन में, और अन्य घटकों को इसमें से हटा दिया जाता है। विज्ञान में मिश्रण को प्रथम करने का मूल उद्देश्य शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करना होता है। हम अगर प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं किसी मिश्रण से संबंधित, तो जनरली उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमें जो उसके शुद्ध पदार्थ हैं वह प्राप्त करना है। आगे शुद्ध पदार्थों के बारे में बताया कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध का अर्थ होता है मिलावट रहित उत्पाद से किसी उत्पाद में सस्ते व निम्न स्तर के पदार्थों को मिलाने की अवैध प्रक्रिया को मिलावट कहते हैं। ऐसा सामान्यतः उत्पाद की मात्रा में वृद्धि करने या निर्माण की लागत को कम करने में के लिए होता है। आजकल आज के टाइम में मिलावट सब खाद्य पदार्थों में, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में मिलावट बहुत सामान्य हो गया है। सभी ये मिलावट का कार्य कर रहे हैं। बाजार में किसी भी प्रकार की शुद्ध चीज का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। उसका एक कारण क्या है कि मिलावट कर देते हैं तो निर्माण की लागत कम हो जाती है। ठीक है, लागत कम हो गई तो अब क्या होगा? हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। यद्यपि इससे उत्पाद की गुणवत्ता का ह्रास होता है। यही मिलावट एक हमें रोगी बनाया जा रही है। इस मिलावट के कारण जो हमारे भोज्य पदार्थों में लगातार मिलावट हो रही है, उसके कारण हम रोगी होते जा रहे हैं। प्रक्रिया उत्पादों को
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी बना रही है, जैसे कि हमने अभी बात करी। यह हमारे सामान्य जीवन में शुद्ध पदार्थ से मतलब था, लेकिन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर कोई अन्य पदार्थ विद्यमान नहीं हो। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शुद्ध प्रतीत होते हैं, उन्हें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अशुद्ध माना जा सकता है यदि वे एक से अधिक पदार्थों से बने होंगे। ठीक है, विज्ञान में शुद्ध का और हमारे सामान्य जीवन में शुद्ध का अंतर है। जैसे कि अभी हमने शुद्ध घी, शुद्ध तेल का उदाहरण देखा, हमारे लिए शुद्ध से क्या मतलब है, उसमें कोई मिलावट ना हो। विज्ञान में शुद्ध से क्या मतलब है कि उसमें कोई अन्य पदार्थ विद्यमान न हो। यदि वे एक से अधिक पदार्थों से बने हुए हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें अशुद्ध बोला जाता है। शुद्ध पदार्थ वह द्रव्य है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है। जब कोई वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि वह पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से निर्मित है। ये विज्ञान का शुद्ध है। तो विज्ञान के लिए नींबू पानी भी शुद्ध नहीं है, हमारे लिए वो शुद्ध है। अगर हमने हमारे घर में नींबू पानी, शक्कर घोल के एक नींबू पानी बना तैयार किया है तो हमारे लिए शुद्ध है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई मिलावट नहीं है जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, जो उसमें एक ही प्रकार के कण विद्यमान हो, जिसके घटक एक ही हो। शुद्ध पदार्थों के प्रकार क्या है? जल को ठंडा या गर्म करने पर क्या हुआ था, ये हमने कक्षा 6 में भी देखा, कक्षा 6 में देखा था कि अगर हमने जल को गर्म किया तो क्या हुआ और ठंडा किया तो क्या हुआ। हमने देखा था कि ठंडा होने पर जल बर्फ में परिवर्तित होगा और गर्म करने पर, उबालने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसका जब हम ठीक विपरीत करते हैं कि जैसे हम बर्फ को गर्म करें और जल वाष्प को ठंडा करें तो हमें वापस से क्या प्राप्त होगा, हमें जल ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जल को यहाँ पर एक ही कण से मिलकर बना है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जल को शुद्ध बोला जाएगा। आगे एक क्रियाकलाप देखते हैं जिसमें हम जल में से विद्युत प्रवाहित करते हैं और अवलोकन करें कि फिर क्या हो रहा है। अगला क्रियाकलाप है, अब क्या, एक बीकर लिया है, ठीक है, बीकर, इसमें हमने जल भर दिया है और इसके अंदर हम एक 9 वोल्ट की बैटरी रख देते हैं। ये रही बैटरी। अब क्या करेंगे, हम इस जल के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डालेंगे। ठीक है, हमने आप इसमें क्या ऐड किया है, हमने इसमें ऐड किया है सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे हमने इसके अंदर डाली है। दोनों छोटी परख नलियों को बीकर से लिए गए जल से पूर्णतः भरिए। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हम इसमें दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, समान टेस्ट ट्यूब। उन टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर जो जल अब उपस्थित है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला हुआ है, उससे उन टेस्ट ट्यूब्स को हम भर लेंगे। जल को छलकाए बिना चित्र में दर्शाए अनुसार जल से भरी परख नलियों को बैटरी के प्रत्येक टर्मिनल पर सावधानी पूर्वक रख देते हैं। हमको यहाँ पे लिथियम बैटरी नहीं यूज करनी है, वो डेंजरस हो सकती है और यह प्रयोग भी शिक्षक या किसी वरिष्ठ की उपस्थिति में ही करना है। अभी जो जल से भरी हुई टेस्ट ट्यूब है, इसको हमने, ये जो बैटरी के दोनों सिरे हैं, इस पे हमने सावधानी पूर्वक इसको रख दिया है। ध्यान रखना है कि टेस्ट ट्यूब का पानी बाहर बिखरे ना। आगे देखेंगे क्या हो रहा है। ये जो बात हमने अभी करी कि जल से भरी परख नली को बैटरी के टर्मिनल पे रख देंगे, हम सावधानी पूर्वक रखेंगे ताकि कोशिश ये करी जाए कि टेस्ट ट्यूब से पानी बाहर
ना आए। अब यहाँ पे कुछ टाइम के बाद हम कुछ टाइम के लिए इस सेटअप को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम थोड़े टाइम के बाद क्या देखेंगे, यहाँ टेस्ट ट्यूब में हमको कुछ बुलबुले नजर आ रहे हैं। बुलबुले नजर आ रहे हैं मतलब कि वहां पे हम क्या देख रहे हैं, गैस नजर आ रही है, कुछ गैस एकत्रित हो गई है। ये टेस्ट ट्यूब है, ओ सॉरी ये बीकर है, ये टेस्ट ट्यूब है, दोनों जिसको हमने बैटरी पे रखा था। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमको एक गैस के बुलबुले नजर आ रहे हैं। एक एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या मिला है, ऑक्सीजन गैस मिली है। अब ये हमें कैसे पता कि ये ऑक्सीजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है, हम इसके लिए एक और प्रयोग करेंगे और कंफर्म करेंगे कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस ही है क्या। उसके पहले हम देखते हैं कि प्रत्येक परख नली में एकत्रित गैस के आयतन का अवलोकन करें। सबसे पहले इन परख नलियों को एक एक करके सावधानी पूर्वक निकालें और एक जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले जाइए। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ तक तो हो गया, हमने ये देख लिया कि इससे कुछ गैस निकली है। अब हमें ये पता लगाना है कि गैस कौन सी निकली है। तो क्या करेंगे, हम एक जलती हुई मोमबत्ती को, टेस्ट ट्यूब यहाँ से बाहर निकाल ली, परख नली को वहां से बाहर निकाल लिया और फिर उसके पास तुरंत ही हम मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे। तो क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब में तुरंत आवाज के साथ आवाज आएगी एक, तो उस टेस्ट ट्यूब में होगी हाइड्रोजन गैस। और दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले गए तो हम देखेंगे कि मोमबत्ती की जो लौ है वह और उजली हो जाती है और बड़ी हो जाती है। इससे क्या पता चल रहा है कि उस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हम ये पहले देख चुके हैं कि दहन में कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस। तो इस ट्यूब में ऑक्सीजन गैस थी, दूसरी में जैसे ही मोमबत्ती पास गई तो उसको ऑक्सीजन गैस मिली, तो उसकी मोमबत्ती की लौ और बड़ी हो गई। दोनों परख नलियों में उपस्थित गैसों की जांच करने के लिए हमने क्या करा है, परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले गए, जिस बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। अभी जो हमने डिस्कस किया है इसको उस डायग्राम में भी देखते हैं एक बार, कि वो एक टेस्ट ट्यूब यहाँ रख दी, ए टेस्ट ट्यूब, और बी टेस्ट ट्यूब यहाँ रख दी। ठीक है, अब ए टेस्ट ट्यूब यहाँ रखी, इसके पास में जलती हुई कैंडल लाए, मोमबत्ती लाए, तो क्या हुआ, यहाँ पे फट से आवाज हुई, एक आवाज होगी। तो ये आवाज हुई मतलब यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या निकला, हाइड्रोजन। अब दूसरी मोमबत्ती के मोमबत्ती को हम दूसरी टेस्ट ट्यूब के पास में ले गए, अब इसमें पता लगा है कौन सी गैस है। तो क्या हो रहा है, यह लो अधिक प्रदीप्त हो जाएगी और ये अधिक बड़ी हो जाएगी। मतलब यहाँ टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, यह गैस है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा हमने यह निष्कर्ष निकाला कि जल दो भिन्न घटकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कि हमको अलग अलग दोनों परख नलियों में प्राप्त हुआ है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती है। आगे दिया हुआ है, अगला टॉपिक है हमारा तत्व। क्रियाकलाप 8.3 जो अभी हमने जस्ट क्रियाकलाप करा है, इसमें निर्मित दोनों पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। जल में जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे हमें दो पदार्थ मिले हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब ये दोनों
ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम और किसी दूसरे दो अलग अलग पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये क्या कहला रहे हैं, ये अब शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ये फाइनल है हाइड्रोजन, इसका और कुछ होके कि हाइड्रोजन 1 और 2 से मिलके बना है, नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है केवल, यह अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। तो ऐसे शुद्ध पदार्थों को क्या बोला जाता है, इन्हें ही बोला जाता है तत्व कहा जाता है इनको। प्रत्येक तत्व समान कणों से निर्मित होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये कण किसी भी अन्य तत्व के कणों से भिन्न होते हैं। इन सब तत्वों की के जो कण होते हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, ये एक दूसरे से समान, एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। हमने जो बात करी कि यहाँ पे हमको हाइड्रोजन मिल गया है, ये शुद्ध पदार्थ है, मतलब ये एक तत्व है, इसे आप और हम किसी इसके और छोटे घटकों में हम इसे बांट नहीं सकते हैं। वे सभी पदार्थों के निर्माण खंड होते हैं। तत्व के कुछ अन्य उदाहरण जैसे सोना, चांदी, सल्फर, कार्बन इत्यादि है। आगे की कक्षाओं में आप तत्वों को और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत सारे तत्वों के बारे में बताया जाएगा, उनके नाम बताए जाएंगे, जिससे मिलकर बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व का एक स्थायी कण बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। परमाणु ने मिलकर अणु बनाया है, क्योंकि तत्वों के क्या नेचर होता है कि वह एक परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, उन तत्वों का वातावरण में वह अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। तो तब क्या होता है, ऐसे जो तत्व होते हैं उनके परमाणु मिलकर एक स्थायी कण बनाते हैं। उस स्थायी कण को क्या बोला है हमने, अणु बनाते हैं। मतलब परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बन गया है, अणु बन गया है। अब ये परमाणु कितने भी हो सकते हैं, और ये जो अणु है यह इनका स्थायी कण है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन हमें आगे की कक्षाओं में आप और डिटेल में देखेंगे, H2 इस फॉर्म में मिलता है, मतलब कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलके यहाँ पर एक अणु बनाया है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के दो परमाणु भी मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये दोनों क्या है, ये है ऑक्सीजन के परमाणु, और अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है अणु। क्यों, इसका रीजन ये है कि यह स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन का परमाणु नहीं रह सकता है, यह मिलकर एक स्थायी कण बनाता है, जिसे हम बोलते हैं अणु बोलते हैं जिसे। आगे दिया हुआ है कि तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसको, तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोना, चांदी, मैग्नीशियम, लोहा और एल्यूमिनियम धातुएं होती हैं, ठीक है, जबकि कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या होगी, ये सभी अधातुएं होती हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिसमें कि धातु और अधातु दोनों के मध्यवर्ती गुण होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और बोरॉन। सिलिकॉन और बोरॉन ऐसे तत्व हैं जिसमें थोड़े गुण धातुओं और थोड़े गुण अधातुओं के होते हैं। ऐसे तत्वों के इनको उपधातुएं कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, सिलिकॉन और बोरॉन, इन्हें बोला जाता है उपधातुएं।
इनके कुछ गुण धातुओं की तरह हैं और कुछ गुण अधातुओं की तरह होते हैं। आगे के अध्याय में, सॉरी, आगे की कक्षाओं में हम इन उपधातुओं के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे और तत्वों के बारे में भी और डिटेल से पढ़ा जाएगा। वर्तमान में हमको ज्ञात तत्वों की कितनी संख्या हमें पता है? 118। और उनमें से अधिकांश तत्व कैसे हैं? ठोस अवस्था में है। कक्ष के तापमान पर 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कि गैसीय अवस्था में होते हैं। जो रूम टेम्परेचर होता है, जो कक्ष का तापमान रहता है, सामान्य तापमान, उस तापमान पे 11 तत्व ऐसे हैं हमारे पास जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी कैसे होंगे? अधातु होंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी। आगे दिया है कि कक्ष के तापमान पर केवल 2 तत्व द्रव अवस्था में होते हैं। कितने होते हैं? 2 तत्व। और वो होता है पारा और दूसरा होता है ब्रोमीन। पारा एक धातु है और ब्रोमीन एक अधातु है। हमने अभी तक क्या देखा कि टोटल कितने तत्व हैं हमारे पास अभी तक ज्ञात? हमें ज्ञात कितने हैं? 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से कुछ तत्व, अधिकांश तत्व कैसे होंगे? ठोस होंगे, लेकिन 11 तत्व ऐसे हैं जो कि अधातु हैं और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये गैसेस होती हैं। कितने हैं वो? 11 हैं। रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं और कक्ष के तापमान पे ही 2 तत्व कैसे हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि है पारा और ब्रोमीन। पारा क्या है? पारा एक धातु होती है और ब्रोमीन एक अधातु है। गैलियम और सीजियम, यह 2 नाम है, यह भी तत्व हैं। गैलियम और सीजियम ये कैसे होते हैं? इनकी प्रकृति ठोस होती है। ये ठोस होते हैं, परंतु जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखा जाता है, तब ये कैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं? यह द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इस कमरे में गैलियम रखा हुआ है, यहाँ पे टेबल पे गैलियम रखा हुआ है और गर्मी के दिन है, हमारे यहाँ कमरे का टेम्परेचर अब 35, 36, 40 तक पहुंच गया है, तो उस अवस्था में ये जो गैलियम ठोस था, यह अब द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखेंगे हम, कुछ फैक्ट बताया गया है कि हम मोबाइल फोन के उत्पादन में 45 से अधिक तत्वों का यूज करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, तांबा, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, सोना, चांदी, ऐसे और भी कई हैं जो टोटल 45 तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मोबाइल फोन की बैटरी भी बनी, स्क्रीन भी बनी और भी अन्य घटक बन जाते हैं। अगला दिया हुआ है यौगिक। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? तत्व। अब है अगला यौगिक। हम जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भौतिक साधनों के द्वारा पृथक क्यों नहीं कर सकते? जल, हमें पता है जल किससे बन रहा है? जल बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, ठीक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जल बना है। तो अब हम इस जल को भौतिक साधनों के द्वारा अलग क्यों नहीं कर सकते? भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम इनको अलग क्यों नहीं कर सकते? इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण एक दूसरे से इतनी प्रबलता से जुड़े होते हैं कि उन्हें भौतिक विधियों के उपयोग के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब हम सोचे कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? उसके घटक हो गए और वह शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने जैसे कि आगे पढ़ा अभी, वह तत्व है।
तो हम इन तत्वों को भौतिक विधि के द्वारा जल से अलग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण हैं वह एक दूसरे से बहुत प्रबल बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अतः जल क्या हो गया? एक यौगिक हो गया। यहाँ पे जल मिश्रण नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसमें दोनों मिले और बन गया मिश्रण तो वो जल हो गया। नहीं, यह मिश्रण नहीं है, यह एक यौगिक है। विभिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर पूर्णतया नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे कि क्या बोला जाता है? यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस है, गैसीय अवस्थाएं पाई जाती, लेकिन वो जब दोनों मिले उन्होंने मिलके एक नया पदार्थ बनाया जिसका नाम जल हुआ, जो कि एक यौगिक है, जो कि एक द्रव है। आगे वही बताया गया है कि निर्मित यौगिकों के गुणधर्म उस यौगिक को बनाने वाले तत्वों के गुणधर्म धर्म से भिन्न होते हैं। किसी यौगिक के घटक तत्वों को किसी भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। हम यौगिक के घटक तत्वों को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते कि हम छान ले, बीन ले, हवा से अलग कर ले। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। जल के अणु दो अलग अलग तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से निर्मित हुआ। ठीक है, जल कैसे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व उसमें एक निश्चित अनुपात में मिले, उनका ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात आएगा, हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात आएगा, तब जल के अणु बनेंगे, जो कि एक रासायनिक संयोजन होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के एक एक अणु मिलके जल का निर्माण करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि साधारण नमक और चीनी क्या है। ये तत्व है कि यौगिक है? साधारण नमक तत्व है या यौगिक होगा? तो अब हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नमक कैसे बना है। नमक होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना होता है। सोडियम और क्लोरीन क्या है? सोडियम और क्लोरीन एक तत्व है, ये तत्व है। सोडियम कैसा है? एक नर्म धातु है सोडियम, और क्लोरीन क्या है? एक हानिकारक गैस होती है। लेकिन ये दोनों मिलकर एक हानि रहित स्वादवर्धक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक होता है, जिसे हम नमक बोलते हैं, और इस पदार्थ का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। नमक, सोडियम क्लोराइड किससे मिलके बना है? यह सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है। सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है, और क्लोरीन क्लोरीन एक हानिकारक गैस होती है। लेकिन जब ये सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलके उन्होंने एक नया यौगिक बनाया जिसका नाम हुआ नमक, सोडियम क्लोराइड। यह एक हमारे जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ बना, जो कि स्वाद बढ़ाने का कार्य भी करता है। आगे दिया है सोडियम और क्लोरीन के कणों का अनुपात क्या होगा? सोडियम और क्लोरीन के कणों का अनुपात होगा 1:1, मतलब सोडियम भी एक और क्लोरीन भी एक, और मिलके क्या बन गया? नमक, सोडियम सोडियम क्लोराइड बन गया। अब क्या हम घुले हुए सोडियम क्लोराइड को भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसके घटक तत्वों में पृथक कर सकते हैं क्या? ये इसके घटक तत्व क्या है? सोडियम और क्लोराइड। अब क्या यह जो नमक हमारे पास रहता है, जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसमें जो सोडियम और क्लोरीन है, क्या हम उसे भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं, हम उसे भौतिक विधि के द्वारा अलग
नहीं कर सकते हैं। आगे एक प्रयोग दिया हुआ है जिसमें चीनी के घटक तत्वों को पृथक किया जा सकता है या नहीं, यह अध्ययन किया है। क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब में एक चम्मच चीनी ले लेंगे। ठीक है, अब उसे हम स्प्रिट लैंप के ऊपर रख के धीरे धीरे गर्म करेंगे। टेस्ट ट्यूब को हमको होल्डर से पकड़ना है। तो हम क्या देखते हैं, चीनी को गर्म करने पर वह भूरे रंग की हो जाएगी। तत्पश्चात ये जलना आरंभ कर देती है और अंत में कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। ये यहाँ पर पहला अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें ये एक स्प्रिट लैंप है जिससे फ्लेम निकलती है। ठीक है, ये फ्लेम निकल रही है। ये क्वथन नली है जिसमें किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है और यह होल्डर है। अब इस क्वथन नली में यहाँ पे हमने क्या करा है, शक्कर डाल दी है, चीनी डाल दी है। इसे हम थोड़े टाइम के लिए गर्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो चीनी है परत नली में वो गर्म होकर उसका कलर चेंज हो रहा है, वह भूरी हो गई है और अंततः वह क्या हो जाएगी, वह काली हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें क्वथन नली के ऊपरी सिरे पे हमें यहाँ पे कुछ जल की बूंदें दिखाई देगी। अब ये जल की बूंदें यहाँ कैसे आई, क्या यह जल की बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प है या यह जल की बूंदें हमें चीनी से ही प्राप्त हुई? ये जल की बूंदें हमें चीनी से ही प्राप्त होती है। शुष्क चीनी को जब जलाया जाता है तो यहाँ पे काला पदार्थ शेष बचता है और जल शेष बचता है। यह काला पदार्थ कार्बन रहता है। हमें क्वथन नली के खुले सिरे के समीप अंदर की ओर कुछ जल की बूंदें दिखाई देगी। अब हमने परख नली को गर्म कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जल कहाँ से आया इस परख नली पे, यहाँ पे जल की बूंदें कहाँ से आई, ये शुष्क चीनी से ही आया होगा, वायु से नहीं। कार्बन परख नली में शेष रह जाता है। अब इसे हम वॉच ग्लास में निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो कार्बन जला हुआ काला पदार्थ बचा है जो कि अब क्या है, कार्बन है। इस कार्बन को हमने क्या किया, एक पेट्री डिश में, एक वॉच ग्लास में हमने इसे अलग निकाल लिया है। ये वॉच ग्लास है और यह वो जो जला चीनी के को जलाने पे जो अंतिम उत्पाद था काले कलर का, वह है ये चारकोल कार्बन। चीनी गर्म करने पर विघटित हो जाती है जिससे हमें कार्बन और क्या मिला, जल मिला। जल ये यहाँ पे मिला था हमें और ये कार्बन यहाँ नीचे मिला जिसे हमने इस वॉच ग्लास में निकाल रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, अतः चीनी एक तत्व नहीं है। हम यहाँ क्या पता लगा रहे थे कि चीनी क्या है, चीनी एक तत्व है कि यौगिक है। तो हमें क्या क्या चीज मिल गई यहाँ पे, चीनी को जलाने पे एक तो ये कार्बन मिल गया है और यहाँ पे हमें जल की कुछ बूंदें भी मिली है। और जल किससे बना होता है, जल बना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। मतलब अब हमको चीनी पे जलाने पे क्या क्या मिल गया, कार्बन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया और हाइड्रोजन भी मिल गया। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि चीनी तत्व नहीं है, चीनी एक रासायनिक यौगिक है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन तत्व सम्मिलित है। अगला प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसे हमें किसी या तो शिक्षक या वरिष्ठ जन के सामने ही करना चाहिए और इससे जो गैसेस निकले इस प्रैक्टिकल से उससे हमें थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। क्या करा है, इसमें दो वॉच ग्लास लिए हैं। ठीक है, क और ख, ये क्या है, ये है वॉच ग्लास, इसको बोला जाता है वॉच ग्लास। दो वॉच ग्लास लेंगे, एक में हम क्या लेते हैं, लोहे का चूर्ण लेते हैं। ये क्या है, लोहे का चूर्ण। ये है लोहे का चूर्ण। और दूसरे में हमने क्या लिया हुआ है, यह सल्फर है, सल्फर का चूर्ण है।
अब आगे हम क्या देखेंगे, हम इन दोनों चूर्णों को आपस में मिला देते हैं। एक वॉश ग्लास में हम इन दोनों को मिला देंगे, अच्छे से मिश्रित कर लेंगे। और ये जो अब हमको मिश्रण प्राप्त हुआ है, इसका नाम हमने क्या दे दिया है, प्रतिदर्श ए, अ, प्रतिदर्श अ का नाम दे दिया। अब हमें इसे ध्यान से देख अवलोकन करना है, क्या यह एक समरूप मिश्रण है या यह एक विषम रूप है। तो यहाँ पे हमें काला काले कलर का लोहे का चूर्ण और पीले कलर का सल्फर का चूर्ण भी अलग अलग नजर आ रहा है। तो ये किस प्रकार का मिश्रण हो गया, यह हो गया विषम रूप मिश्रण हो गया। क्या आप लोहे और सल्फर दोनों पदार्थों को अभी भी पृथक पृथक देख सकते हैं? हाँ, हम देख सकते हैं, इसीलिए यह एक विषम रूप मिश्रण है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एक सैंपल तैयार हो गया है प्रतिदर्श अ, इसका आधा भाग हम एक चीनी मिट्टी के पात्र में डाल लेंगे। ठीक है, उसमें हमने इसको लिया और फिर इसको अच्छी तरह एक कांच की छड़ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें, चीनी मिट्टी के पात्र में। अब इसे क्या करेंगे, हम गर्म होने के लिए रखेंगे और गर्म होते होते भी इसे हम मिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये एक चीनी मिट्टी का पात्र है, ये प्रतिदर्श अ है। इसके अंदर प्रतिदर्श अ कौन सा था, जिसमें हमने लोहे का चूर्ण और सल्फर का चूर्ण दोनों बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। ये बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है, जिसपे स्टैंड की सहायता से हम उसके ऊपर किसी बीकर को या किसी भी प्रकार के पात्र को हम इस पे रख पाते हैं। ये एक तार की जाली होती है, मैस नेट बोलते हैं। यह छोटे बर्तनों को रखने में, पात्र को रखने में इसमें सहायता करती है। अब हमने इसमें क्या करा है, ये प्रतिदर्श जो हमारे पास सैंपल था उसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसे कब तक गर्म करेंगे, जब तक कि यह काले रंग का पदार्थ न बन जाए। कब तक हमने इसे गर्म किया, जब तक कि यह काले रंग का पदार्थ न बन जाए। चीनी मिट्टी के पात्र की सामग्री को ठंडा होने देते हैं और इस काले पदार्थ को एक ओखल में लेते हैं। ओखल मतलब जिसमें हम कूटते हैं, घर पे हमारा मसाला कूटने का होता है ओखल, उसमें हम इसे मूसल की सहायता से कूटेंगे। यहाँ पे जो अब हमें जला हुआ काला पदार्थ काले रंग का मिला है, इसे हम एक ओखल में डालेंगे और मूसल की सहायता से उसे कूटते हैं, उसे बारीक बनाते हैं। अब एक दूसरे वॉच ग्लास में इसे ले लेते हैं और इसे क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं हम प्रतिदर्श ब। ये एक दूसरे वॉच ग्लास में हमने इसे ले लिया है, जो प्रतिदर्श अ को जलाने के बाद में यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ प्रतिदर्श ब। अब हमारे पास में दो प्रतिदर्श, मतलब अब हमारे पास में दो सैंपल है, सैंपल अ और सैंपल ब। अ मिश्रण है किसका, लोहे के चूर्ण का और सल्फर के चूर्ण का, और उसी मिश्रण को हमने यहाँ पे गर्म किया है जब तक कि वह काला रंग का पदार्थ नहीं बन गया। अब यह सैंपल हमारे लिए क्या हो गया, यह अब हमारे लिए हो गया सैंपल ब। अब हम आगे का प्रयोग करेंगे इसमें। अब हमारे पास क्या दो प्रतिदर्श हैं, अ और ब, तो उनको हम आगे बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उस पे हम इसका अध्ययन करेंगे कि यह किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। प्रतिदर्श अ और प्रतिदर्श ब दोनों के स्वरूप को देखिए कि उनका रंग कैसा है, आकार कैसा है, दोनों समान है कि अलग अलग हैं। चुंबक परीक्षण करेंगे हम। अब हम चुंबक परीक्षण करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो प्रतिदर्श अ है हमारे पास, जो कि लोहे और सल्फर का चूर्ण है, तो उस चुंबक परीक्षण में हम पाएंगे कि यह यहाँ जो इस मिश्रण था चूर्ण का, इसमें से लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा और सल्फर क्या है, यहाँ प्लेट पे ही रहेगा। लोहा आकर्षित हो गया यहाँ चुंबक से, लोहे का चूर्ण आकर्षित हो जाएगा। लेकिन वहीं प्रतिदर्श ब को जब हम चुंबक का यही परीक्षण करेंगे, चुंबक उसके पास में ले जाएंगे, तो हम देखेंगे कोई भी
पदार्थ उसमें चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, मतलब वहां पे अब लोहा और लोहे का गुण उस मिश्रण में समाप्त हो गया है। अगला हम करेंगे उसमें गैस परीक्षण। एक परख नली में प्रतिदर्श अ की थोड़ी मात्रा ले लेंगे और उसमें क्या मिलाएंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HCl एसिड। ठीक है, अब इसमें हमने थोड़ा एक प्रतिदर्श अ में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते समय बहुत सावधानी रखनी है, ये यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से हमने ये परख नली में उसे लिया, इसमें हमने डाला तनु HCl और जो दूसरा हमारे पास सैंपल था, सैंपल ब, उस पे भी हमने डाला तनु HCl। अब हम इन दोनों की स्टडी करेंगे कि HCl डालने के बाद क्या हुआ। तो जैसे ही हम ब सैंपल में तनु HCl डालते हैं, इसमें हमने डाला तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसमें भी हमने डाला तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो ब सैंपल है उसमें से हमें एक गंध आ रही है, एक अजीब सी हमें दुर्गंध आ रही है, लेकिन प्रतिदर्श अ में हमें कोई गंध नहीं आती है। दूसरा हम एक प्रयोग करेंगे इसमें कि हम जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुख पे लाएंगे। हम देखेंगे इससे हम क्या पता लगाएंगे, जो गैस निकल रही है उससे हम क्या पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी गैस है। हमने पहले भी प्रयोग में देखा कि अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे एक आवाज, जैसे ही मोमबत्ती को यहाँ पे पास में लाया जाएगा तो यहाँ पे एक आवाज होगी, तो उससे कंफर्म होगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकली प्रतिदर्श अ में, और यहाँ पे प्रतिदर्श ब में वह आवाज नहीं आती है मोमबत्ती लाने पे, मतलब कि यहाँ पर वह हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है। ये इस प्रकार से इसमें फट की आवाज आएगी, मतलब कि जो प्रतिदर्श अ है उसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। जो अभी हमने प्रयोग किया कि प्रतिदर्श अ के पास में हम चुंबक ले गए थे तो लोह चूर्ण चुंबक की ओर आकर्षित हो गया था। इस प्रकार से हम लोहे का चूर्ण और सल्फर के चूर्ण को अलग अलग कर सकते हैं। अब हमने क्या किया था दूसरा उसके बाद कि प्रतिदर्श अ के मिश्रण में हमने उपस्थित लोहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया उसने, एक तो आयरन क्लोराइड बनाया और एक हाइड्रोजन गैस बनाई। ये हमने जब उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला था तो उसके बाद जो गैसेस निकली थी हम उसके पास मोमबत्ती ले गए और वहां पे एक आवाज हुई, तो उससे हमें क्या कंफर्म हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है। यह गैस कैसी होती है, रंगहीन होती है और इसकी कोई गंध भी नहीं होती। और कैसी आवाज आती है वहां पे, फट की आवाज आती है। जैसे कि आयरन, क्योंकि उस चूर्ण में प्रतिदर्श अ में लोहे का चूर्ण उपस्थित है इसलिए आयरन यहाँ पे लिखा है। इसमें डाला हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बना आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, जो मोमबत्ती को उसके पास ले जाने से फट की आवाज हमें सुनाई दी। दूसरी ओर सल्फर परख नली के तल पर एक पीले ठोस के रूप में शेष रह गया। जब हमने उस चूर्ण सैंपल अ को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया तो उसमें सल्फर भी था और आयरन भी था, लोह चूर्ण भी था। तो लोह चूर्ण ने तो क्या करा, आयरन क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस बना ली, लेकिन अभी उसमें सल्फर बचा हुआ है उस परख नली में, वो क्या है, एक पीले ठोस के रूप में शेष रह जाता है। यह दर्शाता है कि सल्फर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। किसने अभिक्रिया कर ली, लोहे के चूर्ण आयरन ने अभिक्रिया करके क्या बना लिया, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना ली। लेकिन हमें एक पीले पीले रंग का ठोस परख नली में नीचे ही दिखाई देगा, मतलब कि वह सल्फर है और उसने जो हमने
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला था उसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करी है। अब प्रतिदर्श ब की बात करते हैं। सैंपल ब जो हमारे पास है, जिसको हमने जला के प्राप्त किया था। प्रतिदर्श ब में प्राप्त काला द्रव्यमान आयरन सल्फाइड होता है। हम देखेंगे कि पूरे पदार्थ में इसकी बनावट और रंग एक समान है। यह दो तत्वों आयरन और सल्फर को एक साथ गर्म करने से बना है। क्या बना? आयरन सल्फाइड। जो आयरन सल्फाइड हमारे पास लोहे और सल्फर का जो मिश्रण था उसको हमने गर्म किया था, तो हमें क्या मिल गया? काले रंग का आयरन सल्फाइड मिल गया। अब इसके ऊपर चुंबक का प्रयोग करेंगे तो यह आकर्षित नहीं होता है। अब एक हमें यहाँ पे नया पदार्थ मिल गया है, आयरन सल्फाइड। उसके गुण उसके घटकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं तथा इसमें से आयरन और सल्फर को अब पृथक भी नहीं किया जा सकता है, और यह चुंबक की तरफ आकर्षित भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे से अब वो लौह चूर्ण हट के एक नया यौगिक बन गया है जो कि है आयरन सल्फाइड। आगे देखेंगे। अब हमने क्या किया? चुंबक के प्रयोग के बाद सैंपल ब में हम क्या करेंगे? हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, तो क्या देखते हैं इसमें क्या बनता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। हमारे पास जलने के बाद जो काले रंग का पदार्थ था वो क्या था? वो था आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड। अब इसमें हम क्या डाल के प्रयोग कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, तनु। फिर क्या बनेगा? एक बनेगा आयरन क्लोराइड और एक बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये एक गैस के रूप में परत नली से बाहर निकलता है, और इसी में से हमने महसूस की थी जो तनु HCl डालते से ही कि कुछ हमें अजीब सी दुर्गंध आती है, वह हाइड्रोजन सल्फाइड की रहती है। इस प्रकार से हमने इस प्रयोग में देखा कि दो तत्व ने मिलके जो एक नया यौगिक बनाया है उसके उसके गुण बिल्कुल अलग हैं। वह उन तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग गुण हो गए हैं। आगे दिया हुआ है तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों का उपयोग कैसे करते हैं। हमारे आसपास तत्व, यौगिक और मिश्रण विद्यमान है। हम जिस वायु में श्वास लेते हैं वह अनेक गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मिश्रण होता है। जल जो जीवन के लिए आवश्यक है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक क्या होगा? यौगिक होगा। वायु क्या हुआ? वायु मिश्रण हुआ गैसों का, और जल क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होगा। लोहे और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों का उपयोग पुलों, भवनों और वाहनों के निर्माण में किया जाता है। और भी कई ऐसी धातुएं हैं जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। ये सारे प्रयोग करने और अवधारणाओं को समझने का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि हमारे आसपास क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इससे हम नवाचार भी करते हैं। उदाहरण के लिए कोई रसायनज्ञ यह अध्ययन करते हैं कि अनेक तत्व आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक को कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अनेक तत्वों ने मिलकर एक यौगिक कैसे बनाया है, अध्ययन हम करते हैं। मिलता जरूर है लेकिन इसके पीछे ईश्वर की ही प्रेरणा रहती है। और इन यौगिकों का वो प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बीमारियों से लड़ने के लिए, जीवन रक्षक, वैक्सीन का आविष्कार कर पाते हैं, या उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग, दिन प्रतिदिन बढ़ता उपयोग हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है। हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग फसलों के लिए ही उत्तम है। रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से हमें बहुत सी बीमारियां हो रही है, जिसमें से एक है कैंसर। आगे दिया है अभियंता और वैज्ञानिक पदार्थ, यौगिकों और मिश्रणों के विषय में अपनी समझ के आधार पर अद्वितीय गुण धर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील।
मिश्र धातु का बनाना, जो कि आज हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। यह एक मिश्र धातु है और यह बहुत सुदृढ़ और टिकाऊ होती है। आगे एक फैक्ट दिया हुआ है नवाचार से रिलेटेड कि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित एक ग्रेफीन एरोजल, क्या नाम है, एक पदार्थ ग्रेफीन एरोजल, जिसे क्या बोला गया है, अद्भुत पदार्थ बोला गया है। यह किससे निर्मित किया है, ग्रेफीन एरोजल को कार्बन से निर्मित किया गया है। ये बहुत हल्का होता है, ये इतना हल्का होता है कि इसको अगर हम किसी घास के ऊपर भी रखेंगे तो घास भी इसके भार से दबेगी नहीं। यह इतना हल्का होता है। इसका हल्का होने के कारण होता है इसके अंदर असंख्य छिद्र होते हैं। यह अत्यधिक छिद्रदार होता है। किससे बना है, कार्बन से बना है। तो इसकी अवशोषण क्षमता भी उच्च होती है। अतः इसका उपयोग किस लिए करते हैं, पर्यावरणीय शोधक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग समुद्र और भूमि दोनों पर तेल रिसाव को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जो ग्रेफिन एरोजोल है, इसमें बहुत छिद्र होते हैं, तो इसकी क्या अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है। जैसे स्पंज की बात करें हम, हमारा जो अगर उसमें भी वो बहुत छिद्र युक्त होता है, पानी के ऊपर हम उसको फर्श पे पानी फैला है, हम उस पे स्पंज को रखेंगे तो वह पानी को सोख लेता है। उससे भी उत्तम यह है, इसकी अवशोषण क्षमता बहुत होती है और यह इसका उपयोग समुद्र और भूमि दोनों पर जब तेल का रिसाव अगर समुद्र पे हो रहा है तो उसे अवशोषित करने के लिए ग्रेफिन एरोजल का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों और भवनों के लिए विशिष्ट लेपों के निर्माण में भी किया जाता है। ग्रेफिन एरोजोल जो कि कार्बन से बनाया गया है, इसका उपयोग ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों और भवनों के ऊपर भी एक विशिष्ट प्रकार से लेप किया जाता है, जिससे कि ऊर्जा का संरक्षण होता है। आगे देखेंगे हम कि खनिज क्या है। अधिकांश चट्टानें खनिजों का मिश्रण होती है। ठीक है, चट्टानें क्या होती हैं, खनिजों का मिश्रण होती है, जिन्हें आंखों से या आवर्धक लेंस से अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ खनिजों को मूल खनिज कहा जाता है, जो कि यौगिक नहीं होते हैं, अपितु शुद्ध तत्व होते हैं। जैसे कि हमने ऐसे तत्व के नामों को देखा है, जैसे कि सोना, चांदी, जो कि तत्व हैं और खनिज है, ये शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, ये तत्व रूप में पाए जाते हैं। धातुएं अथवा सल्फर एवं कार्बन जैसी अधातुएं भी हो सकती है। इसमें धातुओं में खनिज सोना चांदी हो गया और अधातुएं में सल्फर और कार्बन भी पाए जाते हैं। अधिकांश खनिज एक से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं। ये कुछ तत्व ऐसे थे जो कुछ खनिज ऐसे थे जो शुद्ध तत्वों में के रूप में मिल गए, जैसे कि सोना, चांदी, कार्बन, सल्फर, तांबा। लेकिन अधिकांश खनिज कैसे होते हैं, वह एक से अधिक तत्वों से मिलके बने होते हैं और क्या होते हैं, वे यौगिक होते हैं। खनिजों के कुछ सामान्य उदाहरणों में क्वार्ट्ज, कैल्साइट, अभ्रक, पाइरोक्सिन सम्मिलित है, जो कि यौगिक फॉर्म में होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों अथवा खनिजों से निष्कर्षित तत्वों से बनी होती है। हम हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो कि खनिजों से बनी होगी या खनिजों से निष्कर्षित किए गए तत्वों से निर्मित होती है। जैसे कि सीमेंट हो गया, सीमेंट, हाँ यहाँ सीमेंट का ही उदाहरण दिया हुआ है। सीमेंट को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड से बनाया जाता है। सीमेंट को किससे बनाया जाता है, एक तो कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड से बनाया जाता है। मतलब अभी हमने बात करी कि खनिजों से निष्कर्षित तत्वों से निर्मित होता है, जैसे कि सीमेंट। ये सभी स्वयं खनिज है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सभी खनिज है। अब हम जो टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, जो पाउडर यूज करते हैं वो टेल्क नामक खनिज से बनता है। टेल्कम पाउडर एक टेल्क नामक खनिज होता है, यह उससे
बनाया जाता है। यहाँ कुछ खनिजों के पिक्चर हमें दिए गए हैं। एक है क्वार्ट्ज, कैल्साइट, अभ्रक, पायरोक्सिन, ओलिवाइन और टेल्क। इस टेल्क से क्या बनता है? टेल्कम पाउडर बनता है। क्वार्ट्ज, कैल्साइट, ये सभी सीमेंट बनाने के काम में आते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिन खनिजों से हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। आगे है हमारी वैज्ञानिक परंपरा। भारतीय कला में तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों का उपयोग, जैसे कि ढोकरा कला या ढलवा कला। अब उड़ीसा, बिहार में यह एक प्राचीन आदिवासी कला है जिसमें विभिन्न धातुओं का उपयोग कर कर प्रकृति से प्रेरित प्रेरित सुंदर आकृतियां बनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले मोम से एक साँचा बनाया जाता है और फिर इस मोम के साँचे पर मृदा का लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, मोम का एक साँचा शेप बनाया, उस पे मृदा का लेप लगा दिया गया। अब मोम को पिघला के तो अलग कर लेते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर जो मृदा का लेप बना हुआ है वो दृढ़ हो जाएगा। अब इस मृदा के लेप के अंदर जो खोखला स्थान हो जाता है वहां पर पिघले हुए पीतल या कांसे से भर दिया जाता है। उसे क्या डाला जाएगा? उस खोखले स्थान में पिघला हुआ पीतल या कांसा डाला जाता है जिससे ढोकरा कलाकृति बन जाती है और एक चमकदार सुनहरा रंग प्रदान करती है। जनरली यह इस कला में जंतुओं, मनुष्यों या प्रकृति से रिलेटेड किसी आकृति को प्रदर्शित किया जाता है, उसकी रचना करी जाती है। तत्व और यौगिक हमारे आसपास के द्रव्य और जो के निर्माण का खंड है। क्या बोल रहे हैं कि तत्व और यौगिक हमारे आसपास के जो द्रव्य हैं, जैसे कि ये पेन, जैसे कि ये बोर्ड, तत्व और यौगिकों ने मिलके ही इनका निर्माण किया है। अभी तत्व और यौगिक ने मिलके इसका निर्माण अपने आप कैसे कर दिया? यह ईश्वर की प्रबलता है, ये ईश्वर की प्रेरणा से अणुओं से मिलकर यह द्रव्य बने हैं। ये उन पदार्थों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं और हम जिनका उपयोग करते हैं। यद्यपि हमारे चारों ओर सब कुछ पदार्थ नहीं है, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, यहाँ तक कि विचार और भावनाएं भी हमारे संसार के महत्वपूर्ण भाग हैं, परंतु ये पदार्थ नहीं होते। आगे अंत में स्मरणीय बिंदु दिए हुए इस अध्याय के कुछ हम वह देखेंगे। मिश्रण के बारे में बताया गया। हमने पढ़ा मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को के मिलने से, मिश्रित होने से बनता है और ये मिश्रण में जो पदार्थ रहते हैं वह अपने गुणधर्म को बनाए रखते हैं और परस्पर रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। मिश्रण में जो पदार्थ है उनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वह हमें मिश्रण में भी दिखे। मिश्रण के अंदर हमको पदार्थों के गुणधर्म भी हमें दिखेंगे, वह खत्म नहीं होते हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण बनाने वाले विभिन्न पदार्थ मिश्रण के क्या कहलाते हैं? हम उन्हें घटक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मिश्रण बना पानी और नमक का, तो इसमें पानी और नमक क्या हो गए? ये हो गए घटक हो गए। किसी शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं, उस पदार्थ के सभी घटक कण एक समान व्यवहार करते हैं। शुद्ध पदार्थ या तो एक तत्व हो सकता है अथवा एक यौगिक भी हो सकता है। ठीक है, हमने तत्वों के बारे में क्या पढ़ा था कि तत्व अपने आप में शुद्ध पदार्थ होगा, इसको हम और दो छोटे पदार्थों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसे हम और विघटित नहीं कर सकते हैं।
तत्व सबसे सरल पदार्थ होते हैं जिन्हें और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे अभी हमने बात करी। ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में संयोजित होने से बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? यौगिक बोला जाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया करके मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण उसके जो घटक तत्व हैं उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? यौगिक। जैसे कि जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बन रही है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तो क्या है? ये दोनों गैस है, लेकिन जो जल बना है वह क्या बना है? ये द्रव बना है। ये द्रव अवस्था में होता है और इसे हम भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग भी, इसके घटकों को अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है यौगिक। खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक ठोस पदार्थ है। इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये अधिकांशतः कैसे फॉर्म में होते हैं? यौगिक फॉर्म में होते हैं। और कुछ शुद्ध तत्व भी हो सकते हैं जैसे कि सोना, चांदी, कार्बन, ठीक है। और अधिकांशतः ये कैसे होते हैं? यौगिक फॉर्म में होते हैं। आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम देखते हैं उन्हें। दो पदार्थ अ और ब संयोजित होकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद स बना रहे हैं। अ और ब ने मिलकर एक उत्पाद बनाया स। तो अब क्या बता रहे हैं कि अ और ब को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इस जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है जो इस तथ्य की सत्यता बताएगा? अ, ब और स सभी यौगिक हैं? नहीं, ये यौगिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर यौगिक होते तो कोई तो अ और ब सरल पदार्थों में टूट जाता है, पर ये सरल पदार्थों में नहीं टूट रहे। स एक यौगिक है, हाँ, अ और ब के मिलने से स यौगिक हो तो सकता है, लेकिन आगे क्या दिया है? अ एवं ब का संगठन निश्चित है। नहीं, ये भी सही नहीं है। संगठन निश्चित, अ और ब यौगिक हैं, फिर वही बात, अ और ब यौगिक नहीं है क्योंकि इन्हें सरल पदार्थों में हम नहीं तोड़ सकते हैं। अ और ब तत्व है और स एक यौगिक है तथा इसका संगठन निश्चित है। यह सही है, क्योंकि इन्हें हम सरल पदार्थों में अब और नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये अ और ब क्या हो गए? ये हो गए तत्व हो गए और इनसे मिलकर एक यौगिक बना है। नेक्स्ट एक और दिया हुआ है, अभिकथन दिया है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। उसका कारण इन्होंने बताया है कि मिश्रण तब बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मिश्रित होते हैं। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, वायु एक मिश्रण है, हमें पता है, उसमें गैसें मिश्रित अवस्था में होती है। अब मिश्रण कैसे बन रहा है ये यहाँ पे बताया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन के मिश्रित होते हैं। ये बात भी सही है, दोनों ही बात सही है। तो क्या होगा? अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। यही पहला इसका क सही हो जाएगा। यह अध्याय यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।